बड़े आम के पेड़ के नीचे खड़ी गोरी कौवी पत्थर पर पत्थर फेंक रही थी। गोरी ध्यान से पत्थर चलाओ, पत्थर तुम्हारे सर पर भी लग सकता है। जाओ जाओ, तुम यहाँ से जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। आज तो मैं पका हुआ आम तोड़ कर ही ले जाऊं। कौवी को टोकरी में रखते हैं और वापसी का सफर शुरू करते हैं। गोरी कौवी घर पहुंच जाती है। मैं तो थक गई हूँ। मैं भी थक गया हूँ। गोरी देख लो, तुम्हारे लिए हम सब कितने परेशान हैं और तुम हो कि हमारे घोंसले से ही भोजन चोरी कर लेते हो। तोते, मुझे आज एहसास हुआ है कि सब पक्षी मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अब मैं कभी दोबारा चोरी नहीं करूँगी। फिर सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवा दाना लाने गया हुआ था कि गोरी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मैं थोड़ा उड़कर देखती हूँ कि मेरा पंख ठीक भी हुआ है या नहीं। गोरी अब उड़ती है। वो तो अब अच्छे से उड़ रही थी, मगर थोड़ा सा उड़ने के बाद गोरी बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है। मुझे उड़ते हुए किसी ने नहीं देखा है। मैं उड़ तो सकती हूँ, मगर अब मैं कभी उड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे उड़े बिना ही अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है। तोता गोरी के लिए फल लाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। गौरी, जब तक तुम्हारा पंख ठीक नहीं हो जाता है, हम सब तुम्हें घर पर ही दाना पानी दे जाया करेंगे। हाँ चिड़िया, मैं यही तो चाहती हूँ। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर गोरी तो उड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिड़िया, तू अब मान या ना मान, मगर गोरी अब ठीक हो गई है। वो उड़ इसलिए नहीं रही है कि उसे मुफ्त में जो भोजन मिल रहा है। शक तो मुझे भी है। चिड़िया और कबूतर अब पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। गोरी तोते का लाया हुआ फल खाती है। फल तो खा लिया, अब थोड़ा सा उड़कर एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मुझे कौन सा कोई देख रहा है। फिर गोरी अपने पेड़ के आसपास ही उड़ने लगती है। पीछे से कबूतर डंडा लेकर आ जाता है। उल्लू बना रही हो तुम हम सबको। कबूतर के पास तो डंडा देखकर गोरी ऐसे भागती है जैसे कभी उसका पंख घायल ही नहीं हुआ था। गोरी को देखकर सब पक्षी हंस रहे थे। कालू जी, क्या ये सारे पेड़ और फसलें हमारी हैं? दूर दूर तक जहाँ भी हमारी नजर जाती है वो जमीन हमारी ही है। तुम्हारी शादी किसी ऐसे वैसे कौवे से नहीं हुई। कालू जी, इतनी जमीन तुमने कहाँ से ली? इसमें से कुछ मेरे पिताजी ने और कुछ हमने गरीब चिड़िया से छीनी है। तुम चिंता ना करो गोरी, अब ये हमारी है। धूप से बचाने के लिए गोरी कौवी का एक मुलजिम उल्लू छाता पकड़े खड़ा था। उसी गरीब गांव में एक तोता रहता था। तोते की पत्नी का अमरूद खाने का मन करता था। वो मिट्ठू तोते से कहती है, मिट्ठू तोते जी, आज कई दिनों के बाद मेरा अमरूद खाने का दिल कर रहा है। मुझे कहीं से तो अमरूद ला दो। मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए अमरूद लेकर आता हूँ। तब तक तुम घर की सफाई कर लो। फिर मिट्ठू तोता जाता है और उसे खेत में एक अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। तोता जानता था कि ये पेड़ कौवे का है। वो कौवे को इधर उधर देखता है, मगर वहाँ कौवा खेत पर नहीं था। मैं एक अमरूद तोड़ कर ले जाता हूँ, फिर बाद में मैं कौवे को बता दूंगा। ऐसा सोचकर एक अमरूद तोड़ लेता है। तभी पीछे से गोरी कौवी आ जाती है। मोटी चोंच वाले तोते, क्या अमरूद तेरे बाप का है क्या? मैं जा रहा था कालू कौवे को बताने, बस एक ही तोड़ा है। चल लाइए अमरूद मुझे दो। शक्ल देखा है अपनी? अगर आज के बाद इस खेत में देखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, ऊपर से उल्टा लटका दूंगी। मेरी पत्नी का अमरूद खाने का दिल कर रहा था, मुझसे गलती हो गई। फिर तोता वहां से चला जाता है। गोरी का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। वो तोते के पीछे ही तोते के घर जाता है। आप इतनी जल्दी अमरूद लेकर आ गए? नहीं हरियाली, अमरूद तो कहीं भी नहीं मिला। इतने में गोरी कौवी भी आ जाती है। सीधी बात बताओ ना अपनी पत्नी को। मैंने चोरी की थी अमरूद और मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया। आप यहाँ क्यों आई हैं?
ओए मोटी चोंच वाले तोते, तू मेरे खेत चोरी करने जा सकता है और मैं यहाँ नहीं आ सकती। तुम क्यों आए हो बेशरम? तोते को उसकी पत्नी के सामने बेइज्जत करने के बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो चली जाती है। मिट्ठू जी, क्या जरूरत थी चोरी करने की? तोता शर्म से सर झुका लेता है, वो कुछ नहीं बोलता है। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि कबूतर की बकरी, जिसका नाम स्वीटी था, घास चरते चरते कौवी के खेत में चली जाती है। कालू कौवा और कौवी अपने खेत में झूले में बैठे हुए थे। गोरी, वो बकरी है। गोरी, जल्दी पकड़ो वो बकरी। कालू कौवा अपने नौकर से कहता है। कालू कौवे का नौकर जल्दी से वो बकरी पकड़ लेता है। इस पेड़ के साथ बांध दो, 2 दिन भूखी प्यासी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। सुनो, इसे पानी ना देना और ना ही घास, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। इन्हें क्या जरूरत थी खेत में आने की? कौवा बहुत जालिम किसान था। वो पक्षी तो क्या, किसी जानवर को भी अपने खेत नहीं आने देता था। चिड़िया, मेरी बकरी सुबह से नहीं मिल रही है, क्या तुमने उसे कहीं पर देखा है? कबूतर भैया, जब मैं अपनी गाय के लिए घास लेने जा रही थी तो तुम्हारी बकरी कालू कौवे के खेत की तरफ जा रही थी। मैंने 3 बार उसे रोका था। कहीं मेरी बकरी कौवे के खेत में ना चली गई हो। कबूतर जल्दी जल्दी से कौवे के खेत में चला जाता है। उल्लू, तुमने मेरी बकरी यहाँ पर क्यों बांध रखी है? इसे छोड़ दो। इसे जमींदार कौवा ने बांध कर गया है। इसने मालिक के खेत की घास खाई थी। इसे कौवा मालिक ही छोड़ सकता है। कबूतर वहाँ से सीधा कौवे की हवेली जाता है। कौवा मालिक, गलती हो गई। आज के बाद मेरी बकरी कभी आपके खेत में नहीं दिखेगी। बस एक बार मेरी बकरी को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दें? उसे सजा देंगे हम। 2 दिन तक उसे भूखा प्यासा रखेंगे, फिर रस्सी खोलेंगे तो भी दोबारा हमारे खेत की तरफ नहीं आएगी तुम्हारी बकरी। कौवे बकरी को नहीं छोड़ते। वहाँ तितली आ जाती है। गुड़िया गाय की रस्सी छोड़कर तितली के पीछे भागती है। वो बच्ची थी, उसे मालूम नहीं था कि पास ही कौवे का खेत है। गाय घास खाती खाती कौवे के खेत में चली जाती है। कौवे का नौकर उल्लू जल्दी से कौवे को बताता है। मालिक, मालिक, खेत में गाय है। पति जी, अब तो पक्षियों ने रोज का काम बना लिया है, कभी बकरी तो कभी गाय। आज मैं ऐसा काम करूँगा कि कभी किसी का पशु हमारे खेत में नहीं आएगा। कालू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि हर तरफ खेत में पानी ही पानी जमा हो जाता है। मकई की फसल तो पानी में पूरी तरह डूब जाती है और फलदार पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं। कालू जी, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हमारा फसल तो बर्बाद हो जाएगा। गौरी, मुझसे सब डरते हैं, जंगल के सब पक्षी डरते हैं, लेकिन मैं इस बारिश का कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ और खेत का पानी नदी में कर किए देता हूँ। फिर कालू कौवा अपनी नौकर को लेकर अपना खेत चला जाता है और अपने खेत के पानी को नदी में कर देता है। फिर एक सांप आता है और कालू कौवे के पैर में काट लेता है और वो नदी में गिर जाता है। ये सब इतनी जल्दी हो जाता है कि कालू के नौकर उल्लू को भी पता नहीं चल पाता है। हाय, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरे कालू जी को किसी सांप ने काट लिया। अब मैं क्या करूं? तोते, ओ मिट्ठू तोते, जरा दरवाजा खोलो, मुझे कुछ खाने को दो। खाने को कुछ नहीं है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। देखो तोते भैया, इस बारिश ने मेरे पति की जान ले ली, फसल बर्बाद हो गया। अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और तुमको तो मालूम है मैं इस जंगल की जमींदारनी हूँ। हाँ, मुझे पता है। जरा अपनी बात याद करो। एक अमरूद के लिए तुमने मुझे कितना बेइज्जत किया था। जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर कौवे रोती हुई वहाँ से कबूतर के पास चली जाती है और कहती है, कबूतर भैया, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, कृपया आप कुछ मदद करें, कुछ खाने को दें। मेरा पति बारिश में डूबकर मर गया है। फिर कबूतर गुस्से में कहता है,
बेशरम, तुमने मेरी बकरी की जान ले ली। अब तुम्हें आने में शर्म नहीं लगती है? जाओ, इस जंगल में मैं क्या, कोई भी पक्षी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। फिर गोरी कौवी रोते हुए टूनी चिड़िया के पास चली जाती है और कहती है, चिड़िया, तुम तो समझदार हो, ना ही मेरा तोते ने मदद किया और ना ही उस कबूतर ने, तुम तो मेरी मदद करो। गोरी, मदद मैं बेशक तुम्हारी करती, लेकिन बात अगर मेरी होती तो तुमने तो मुझे क्या, मेरी गाय की टांग काट दी थी, एक जानवर की टांग काट दी थी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, कृपया तुम यहाँ से चले जाओ। फिर गोरी कौवी रोते हुए वहां से चली जाती है। किसी समय की बात है, टूनी चिड़िया अपने खेतों में करेले के बेल उगा रखे थे और उस खेत में बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। टूनी अपने बेटे कुक्कू से कहती है, कुक्कू बेटा, तुम घर जाओ, मुझे और भी बहुत काम है। नहीं मम्मा, तुम भी तो काफी थक गई हो, तुम भी चलो ना मम्मा, फिर कल आकर काम करेंगे, अभी चलकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। नहीं बेटा, तुम घर जाओ, मुझे अभी इन बेलों के जड़ों में पानी डालना है, नहीं तो ये करेले कल सुबह तक सूख जाएंगे। फिर कुक्कू घर चला जाता है और टूनी चिड़िया वापस अपने काम में लग जाती है। और इधर एक पेड़ के नीचे गोरी कौवी और कालू कौवा सोए हुए कहते हैं, उठ कालू, उठ जा, दोपहर हो गया है, अब कितना सोएगा। उधर देखो कालू, टूनी के कितने बड़े बड़े करेले बेल पर लगे हैं। तो क्या हो गया गोरी, आज ही इसे तोड़कर सब्जी मंडी में बेच आऊंगा, जिसे मैं माला माल हो जाऊंगा और टूनी बेचारी रोती रहेगी। हो 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 हो। इधर टूनी काफी थक जाने के कारण घर आ जाती है और घर पर सो जाती है और कुक्कू जगकर पढ़ाई कर रहा होता है। और इधर कालू कौवा आधी रात को एक टोकरी लेकर टूनी के खेत पर चला जाता है और करेले को बेल में से तोड़कर टोकरी में रखता जाता है। फिर कौवा करेले से भरा टोकरी ले जाकर अपने खेत में रख देता है। मैं सुबह ये करेले सब्जी मंडी ले जाऊंगा, अभी जाकर मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। फिर कौवा अपना घर चला जाता है। कालू, काम हो गया या ऐसे वापस आ गए हो? हाँ गौरी, काम हो गया है, मैंने टूनी के सारे करेले तोड़कर अपने खेत में रख दिए हैं। गौरी, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम कल सुबह उसे बैलगाड़ी में लादकर सब्जी मंडी ले जाना और उसे बेचकर ही लौटना। फिर कौवा सो जाता है। सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने खेत पर जाती है, पर जब बेल पर लगा एक भी करेले नहीं देखता है तो वो रोने लगती है। मेरे महीने की मेहनत कौन चुरा कर ले गया? मैंने क्या क्या सोच रखा था कि सब्जी बेचकर ये करूंगी, मैं सब्जी बेचकर वो करूंगी, मगर सब मिट्टी में मिल गया। गोरी कौवी करेले की टोकरी बैलगाड़ी पर रख रही थी। ये गोरी बैलगाड़ी पर क्या लाद रही है? मैं जाकर देखती हूँ। फिर चिड़िया गोरी के पास जाती है। ये करेले तो मेरे खेत के ही हैं, लगता है इसी ने मेरे करेले तोड़ लिए हैं। गोरी, तुमने मेरे खेत से करेले की सब्जी तोड़ी है? देखा है क्या तुमने? कुछ तो शर्म करो चिड़िया, किसी पर इल्जाम ना लगा। मैंने तो ये सब्जी अपने खेत से तोड़ी है। तुम्हारे करेले की बेलें तो सूखी पड़ी है, उन बेलों पर तो कल तक कोई करेले नहीं थे। मुझे क्या मालूम, रातों रात मेरे करेले की बेलें हरी भरी हो गई और उन पर ये करेले भी लग गए। हटो हटो, रास्ता छोड़ो मेरा, मुझे जाने दो। फिर गोरी कौवी अपने बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। पिछली बार इन्होंने मेरी भिंडी तोड़ ली थी और इस बार करेले तोड़ लिए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब के बार से इन कब्बों को अपने खेत से चोरी करने नहीं दूंगी। फिर चिड़िया अपने खेत में जाती है और अपने कद्दू की बेलों को पानी देने लगती है। भाई जी, 4 टोकरी करेले के हैं, कितने में लोगे? 400 दूंगा इस करेले के। कुछ और दाम बढ़ाओ, आज से मैं सब्जी आपको ही दे जाऊंगी। ठीक है, 500 हुआ, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। फिर गोरी कौवी वो करेले 500 रुपये में बुलबुल को बेच देती है और पैसे गिनने लगती है।
आज तो सोने का हार लेकर ही जाऊंगी। अगर पैसे घर ले गई तो आज फिर से कालू पैसे इधर उधर कर देगा और मेरे सोने की हार लेने की इच्छा दिल में ही रह जाएगी। गोरी कौवी वो बैलगाड़ी सीधे सुनार के दुकान पर ले जाती है और सुनार के पास जाती है। सुनार, ओ सुनार, मुझे वो बड़ा सा सोने का हार दे दो। ये हार सोने का है, पहनोगी तो याद करोगी। फिर गोरी वो सोने का हार गले में पहन लेती है। ये हार तो सच में मेरे गले में बहुत सुंदर लग रहा है। थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठा चोर उल्लू ये सब देख रहा था। अरे ये सोने का हार गोरी कौवी लेकर जा रही है, इसे तो मुझे चुराना ही पड़ेगा। गोरी कौवी घर जाती है तो चोर उल्लू भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इतने में गोरी कौवी की बैलगाड़ी घने जंगल में पहुंच जाती है। सामने एक बड़ी लकड़ी, ऐसा बोलकर गुड़िया फल खोजने जंगल की ओर रवाना हो जाती है और कुक्कू नदी की ओर निकल जाते हैं। इस पेड़ पर तो एक ही फल है, मैं इसे ही तोड़कर अपनी मम्मा के पास ले जाती हूँ। गुड़िया उस फल को तोड़कर अपनी मम्मा के घर चली जाती है और घर पहुंचकर देखती है कि कुक्कू ने अभी तक पानी नहीं लाया है। गुड़िया बेटी, मुझे पहले पानी पिलाओ, प्यास से मेरी गला सूखी जा रही है। मम्मा, मैं कुक्कू भैया को देख कर आती हूँ। इतनी देर से तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं इतनी देर तक वो क्या कर रहा है। ऐसा बोलकर गुड़िया घर से निकल जाती है और नदी किनारे जाकर देखती है कि कुक्कू अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। कुक्कू भैया, ये क्या कर रहे हो? घर मेरी मम्मा प्यास से मरी जा रही है। तभी गुड़िया घड़ा में पानी भरती है और वहां से अपने घर की ओर रवाना हो जाती है और घर आकर देखती है कि मम्मा की आंखें बंद है और वो हिल नहीं रही है। मम्मा मम्मा, ये लो पानी, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। उठो मम्मा और ये पानी पी लो, और मैं आपके लिए फल भी लेकर आई हूँ मम्मा। गुड़िया ऐसे बोली जा रही थी, लेकिन मम्मा चिड़िया कुछ नहीं बोलती है। कुक्कू और गुड़िया समझ जाती है कि मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुड़िया, आज मेरे पेट में दर्द कर रहा है, जाओ और मेरे लिए जंगल से कुछ फल लाओ। ठीक है कुक्कू भैया, मैं जा रही हूँ। गुड़िया फल खोजने वहाँ से जंगल की ओर चली जाती है और इधर आलसी कुक्कू बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कभी भोजन खोजने नहीं जाऊंगा। मैंने तो नाटक किया है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। गुड़िया गुड़िया मेरे लिए भोजन लाएगी और मैं आराम से घर बैठे भोजन खाऊंगा। कुछ समय बाद गुड़िया भोजन लाती है और कुक्कू भोजन खाकर खुशी खुशी सो जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है। फिर दूसरे दिन कुक्कू गुड़िया को बोलता है, कल का लाया हुआ भोजन तो सब समाप्त हो गया है और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है। आज तो मैं भोजन लाने चला जाता, पर आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब ये प्रत्येक दिन के बहानेबाजी मत करो, आज तुम्हें भोजन लाना ही होगा, चाहे पेट में दर्द हो या सर में। गुड़िया की ये बातें सुनकर कुक्कू मन ही मन बोलता है, मैं अभी जाता हूँ और अपनी दोस्त मीनू से शादी कर लेता हूँ, फिर वो मेरे लिए भोजन लाएगी और मैं आराम से सोए रहूँगा। ऐसा सोचकर कुक्कू वहाँ से चला जाता है और मीनू से शादी कर लेता है और एक जगह जाकर आपस में बातें करने लगते हैं। अब कहाँ रहोगे? तुम्हारे घर में तो तुम्हारी बहन गुड़िया भी है, मुझे नहीं रहनी है गुड़िया के साथ। तुम अपनी बहन गुड़िया को घर से निकाल दो। ठीक है मीनू, मैं निकाल दूंगा, मैं अपनी बहन को घर से निकाल दूंगा। ऐसी बातें बोलकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जब तक घर पहुँचते हैं वे गुड़िया देखती है कि उसके साथ कोई और है। ये कौन है कुक्कू भैया, और यहाँ क्यों आई है? मैंने शादी कर ली है, अब ये मेरे लिए भोजन लाएगी। अब तुम इस घर को छोड़कर निकल जाओ और कहीं जाकर एक घर बना लो। नहीं जाऊंगी, इस घर पर तो आधा हिस्सा मेरा भी है। नहीं जाओगी, मैं तुम्हें डंडे से मार मार कर घर से बाहर निकाल दूंगा। ऐसी बातें सुनकर गुड़िया घर से बाहर निकल जाती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और रोते हुए बोलती है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
गुड़िया रोते हुए ऐसे बोल रही थी कि तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। क्या हुआ बेटा, यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? आखिर बात क्या है? गुड़िया परी को सारी बातें बता देती है जो उसके साथ हुई। गुड़िया बेटी, आप चिंता मत करो, ये लो जादुई फलों का घर, इसमें बहुत सारा खाना है जो समाप्त कभी नहीं होगा। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है कि मौसम बिगड़ जाता है। आंधी और बारिश होने लगती है। उधर कुक्कू का घर टूट जाता है। अब हम कहाँ रहेंगे? मेरा घर तो टूट गया है। इससे पहले हम अपनी मौसी के घर रहते थे जो बहुत ही खुशड़ थी। मुझे नहीं रहना है इसी खुशड़ मौसी के साथ, तो तुम यहाँ पे रहो, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलकर मीनू वहाँ से चली जाती है और तभी कुक्कू को एहसास होता है कि उसने अपनी बहन को घर से बाहर निकालकर कितनी बड़ी गलती की है, जिसकी सजा उसे मिल रहा है। गुड़िया और मीना दोनों बहनें थीं। उनकी माँ का नाम था रानो चिड़िया। दोनों बहनें बहुत ज्यादा खूबसूरत थीं, परंतु मीना इखलाक की ज्यादा अच्छी नहीं थी। वह बहुत ज्यादा होशियार चिड़िया थी और बहुत ज्यादा ही बदतमीज भी। दूसरी ओर गुड़िया तो बहुत अच्छी थी। गुड़िया सबका कहना मानती थी और सबसे अच्छा व्यवहार करती थी। एक दिन गुड़िया के लिए रिश्ते वाले आते हैं, परंतु वह रिश्ते वाले बहुत गरीब थे। रानो चिड़िया गुड़िया को अकेले में बुलाकर कहती है, अरे बेटी, ये रिश्ते वाले बहुत गरीब हैं, क्या मैं हाँ कर दूं? क्योंकि ये हैं बहुत अच्छे। चिड़ा बहुत मेहनती है। माँ, गरीब और अमीर कुछ नहीं होता, अच्छा या बुरा होता है। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। मीना भी वहीं आ जाती है। मीना गुड़िया की बात सुनकर हैरान होते हुए कहती है, अरे माँ, ये पागल हो गई है। इतने गरीब पक्षियों में ना कर देना इसकी शादी। ये फूटी कोड़ी भी नहीं दे सकेंगे इसे। कभी खुश नहीं रहेगी तू अगर तूने यहाँ शादी की। जिनके पास पैसा ना हो वो भला कौन सी खुशियाँ लेकर देंगे तुझे। गुड़िया अपनी बहन को टोकते हुए कहती है, अरे बहन, पैसा सब कुछ नहीं होता, आप चुप रहें। जो माँ को ठीक लगे माँ वैसा करेंगी। आप और मैं इस बारे कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। ऐसे रानो चिड़िया उन रिश्ते वालों को हाँ कर देती है और कुछ दिनों में गुड़िया की शादी भी हो जाती है। गुड़िया का पति बहुत मेहनती चिड़ा था और गुड़िया अब बहुत खुश रह रही थी, हालांकि वे बहुत गरीब थे। दूसरी ओर मीना की शादी भी एक अमीर चिड़े से हो जाती है। मीना भी उस चिड़े के साथ बड़े खुशी खुशी रह रही थी। एक दिन मीना के घर उसकी बहन गुड़िया आती है। गुड़िया ने तो फटे पुराने कपड़े पहने थे। अरे गुड़िया, दूर दूर दूर, हाय, इतनी ज्यादा गरीब हो गई तुम तो। थोड़ा दूर हट के बैठो ना। मैंने तो तुझे कहा ही था कि ना कर भिखारियों में शादी। आज देख ले कितनी गंदी हालत में आई है। छी छी, मुझे तो देखकर उल्टी आ रही है। मेरे सोने का हार देख, अच्छा है ना? बहुत महंगा है। तू तो सिर्फ देख सकती है, तेरा पति तुझे सारी जिंदगी भी ये हार लेकर नहीं दे सकता। बहन, आपने तो इस तरह मुझे इतनी बातें सुना दी। आप तो बहुत बदल गई हो। बहुत घमंड आ गया है आप में। घमंड बहुत बुरी चीज है, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और देखना, एक दिन मेरे पति जी मेहनत करके इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपना अच्छा घर खरीद सकेंगे और अपना अच्छी से गुजारा कर सकेंगे। और मुझे सोना वगैरह नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरे पति ही काफी हैं। जल गई। मेरा हार देखकर मेरी बहन जल गई। गुड़िया अपनी बहन की बातों से दुखी होकर सीधा अपनी माँ के घर जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को परेशान देखकर उससे कहती है, अरे बेटी, क्या हो गया? तू इतनी परेशान क्यों है? और फिर गुड़िया सारी बात अपनी माँ को बताती है कि कैसे उसकी बहन ने उसे इतना बेइज्जत किया।
ये सब सुनकर रानो अपनी बेटी को हौसला देते हुए कहती है, अरे बेटी, तुझे तो पता है ना, तेरी बहन शुरू से ही ऐसी है। उसकी बातों को दिल से ना लगाया कर, देखना एक दिन वो भी सुधर जाएगी। और फिर इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं। कुकू ने मेहनत कर कर के अपना घर बना लिया था, जो कि बहुत खूबसूरत था। लेकिन दूसरी ओर मीना का पति तो मीना से बड़ा गुस्सा होने लगा था, क्योंकि मीना फालतू का खर्चा करवाती थी। ओए पति, तू तो इतना कंजूस हो गया है कि मुझे एक सोने की अंगूठी भी नहीं दिला सकता। हो, तू इतना खर्चा करवाती है, तूने तो मुझे बेकारी बना दिया। थोड़ा कम खर्च किया कर, वरना मैं तुझे अपने घर से निकाल फेंकूंगा। हाँ, आपके पैसे पर ना आपसे ज्यादा हक मेरा है। और अभी तो मैंने सोने की नई बालियां भी खरीदनी हैं, पुरानी वाली मैंने बहुत दफा पहनी हैं। ऐसे कुछ ही दिन बाद मीना और उसके पति में लड़ाई होती है और उसका पति उसे अपने घर से ही निकाल देता है। मीना रोती रोती अपनी माँ के घर आ जाती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि वे फालतू का खर्च ना किया करे। बेटी, तूने बहुत गलत किया। तू अपने पति को जब हर छोटी छोटी चीज के लिए परेशान करेगी तो वो ऐसा ही करेगा। और तेरे पास कौन सा सोने की कमी है जो तू हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई चीज कहने का कहती है। कितना सोना लेना है तूने? तेरी जगह अगर तेरे पति की जिंदगी में कोई और आ गई तो तू क्या करेगी? ऐसे रानो चिड़िया अपनी बेटी मीना को समझाती है। मीना भी अपनी माँ से माफी मांगती है। मम्मा, मुझसे बहुत गलती हुई जो मैंने इतना सब कुछ किया। मैं अब कुछ भी नहीं मांगूंगी, बस पति जी माफ कर दें और अपने घर में ले जाएं। अब मैं नहीं कहूँगी कि मुझे सोने की बालियाँ चाहिए या फिर सोने की अंगूठी, जो है काफी है। वैसे भी मेरे पति मुझसे पहले बहुत प्यार करते थे, परंतु मेरी गलतियों के कारण ही अब मेरे पति को मैं अब बहुत बुरी लगती हूँ। दूसरी ओर कुछ ही दिन बाद गुड़िया का चक्कर भी अपने घर लग जाता है। अपनी बहन को अपने घर में देखकर वे बेहद हैरान होती है। अरे बहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ऐसे मीना रोते हुए अपनी बहन को सारी बात बताती है। हाँ, बहन, मुझे माफ कर दे। मेरी गलतियों के कारण ही मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। अगर मैं अपने पति का इतना फालतू खर्च ना करवाती तो शायद वो मुझे अपने घर से ना निकालते। ऐसे फिर गुड़िया और उसका पति मीना के घर जाते हैं और मीना के पति से बात करते हैं। अब तो मीना भी सुधर चुकी थी और वे फालतू का खर्चा नहीं करवाती थी। ऐसे अब दोनों बहनें अपने अपने घरों में खुशी से रहने लगी थी। दूसरी ओर गुड़िया तो अब गरीब से अमीर हो चुकी थी। उसके पास अब किसी चीज की कमी न थी। अच्छा घर, अच्छा भोजन और हाँ, अच्छे गहने, सब कुछ था उसके पास। जग्गू की दादी जग्गू से बहुत प्यार करती थी, परंतु जग्गू था कि अपनी माँ के कहने पर अपनी दादी से बात ही नहीं करता था। वह अपनी दादी को हमेशा बुरा भला ही कहता था। गौरी कवि का व्यवहार तो अपनी सास के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, परंतु उसकी सास बहुत अच्छी थी। एक दिन सास कवि गौरी से कहती है, बेटी, आज मैं और जग्गू दूसरे जंगल में मेला देखने जाएंगे। मैं अपने प्यारे जग्गू को उधर बहुत स्वादिष्ट चीजें खिलाऊंगी, झूला झूलाऊंगी, मजे करवाऊंगी। किसकी इजाजत से जा रही हैं आप? मैंने तो नहीं कहा कि मेरा बेटा तुझ बुढ़िया के साथ कहीं जाएगा। अरे ये किस तरह बात कर रही हो तुम? जग्गू को बुलाओ, जाएगा। मेरी माँ के साथ जग्गू दूसरे जंगल मेला देखने जरूर जाएगा। फिर गौरी चीख चीख कर जग्गू को आवाज लगाती है, जग्गू बेटा, इधर आजा। देख, तेरी बूढ़ी दादी तुझे बुला रही है। ये तुझे मेले पे ले जाएगी।
वैसे भी इससे बर्दाश्त नहीं होता ना कि तू घर सुकून से बैठे या अपनी दोस्तों के साथ इधर उधर जाए। ये बुढ़िया तो चाहती है कि तेज गर्मी में ये तुझे दूसरे जंगल लेके जाए। मेरे बच्चे आजा, तेरा बाप भी यही चाहता है। अपनी माँ की ये आवाजें सुनकर जग्गू भी आ जाता है। अरे जग्गू बेटा, जाओ तैयार होकर आओ और अपनी दादी के साथ दूसरे जंगल मेला देखने जाओ। जग्गू की नजर अपनी माँ पर होती है जो कि उसे इशारे कर रही होती है। मुझे नहीं जाना, खुद ही चली जाए। दादी, क्यों आप मुझे हमेशा तंग करती हैं? जग्गू की दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह खामोश हो जाती हैं। अरे नहीं जग्गू, जाओ, तुम्हें मैंने कहा ना, जाना है ना तुमने, जाओ। फिर ऐसे कालू कौवा जबरदस्ती जग्गू को उसकी दादी के साथ मेले पे भेज देता है। रास्ते में जग्गू तो बहुत गुस्से में था। वह अपनी बूढ़ी दादी से कहता है, और दादी, मैंने कहा था ना, मैं नहीं उड़ सकता। मुझे इतना दूर ले आई आप, अब मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। मेरा सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, अभी तो हमें घर से निकले 5 मिनट ही गुजरे हैं। ऐसे जग्गू अपनी दादी के ऊपर ही बैठ जाता है। वे दोनों मेले में पहुंच जाते हैं। शाम को दोनों वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। जग्गू तो अपनी दादी को तंग करने का कोई मौका ना छोड़ रहा था। जग्गू जब देखता है कि आसपास पानी नहीं है तो वह कहता है, दादो, दादो, प्यास लगी है। जल्दी दे, मुझे पानी दे, मेरा गला खुश्क हो रहा है। अरे बेटा, आप रोना तो बंद करो। यहाँ पानी तो नहीं है, लेकिन आप सब्र से काम लो, मैं लाती हूँ कहीं से पानी। ऐसे दादो जग्गू को एक जगह पर बिठाकर पानी लेने जाती हैं। उसी समय वहाँ पर एक चील आ जाते हैं। दादो जख्मी थी, वो उड़ नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें रानो चिड़िया ने उठाया हुआ था। फिर जब वे घर पहुंचते हैं तो गोरी ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। अब वे दादो का बहुत ध्यान रखती है, उनसे माफिया मांगती है। ऐसे कुछ दिन में जग्गू की दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।